आज हम एक ऐसी रियासत की कहानी में उतर रहे हैं जो रेगिस्तान के बीच से उठी और दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना गई। चलिए बीकानेर और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उसके उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को समझते हैं, जो वफादारी, कूटनीति और आधुनिकीकरण की एक दिलचस्प दास्तां है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक रेगिस्तानी राज्य, जो नक्शे पर बस एक छोटा सा बिंदु था, इतना प्रभावशाली बन गया। इस सफर में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और बीकानेर के उन शासकों की सोच और महत्वाकांक्षा को देखेंगे जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया। हमारी कहानी इन 4 खास शासकों के इर्द गिर्द घूमती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे उनके दौर में बीकानेर एक साम्राज्य के सहयोगी से लेकर एक नए राष्ट्र का अटूट हिस्सा बनने तक के सफर से गुजरा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी नींव उन 2 शासकों ने रखी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बीकानेर के रिश्ते की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। ये गठबंधन समझिए संघर्ष की आग में तपा था। 1857 के विद्रोह के दौरान महाराजा सरदार सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजकर अंग्रेजों का साथ दिया, एक ऐसा काम जिसने इस साझेदारी की नींव को बहुत गहरा कर दिया। उनके बाद आए डूंगर सिंह, जिन्होंने ये सैन्य सहयोग जारी रखा, यहाँ तक कि काबुल में मदद के लिए ऊंट भी भेजे। लेकिन साथ ही उन्होंने आधुनिकीकरण की भी शुरुआत की। और एक मज़ेदार बात यह है कि इसी दौरान मशहूर बीकानेरी भुजिया का भी जन्म हुआ। हालांकि इस मॉडर्नाइजेशन की एक कीमत थी। बीकानेर के प्रशासन में अंग्रेजों का दखल और भी बढ़ गया। लेकिन बीकानेर की कहानी में असली मोड़ तब आया जब महाराजा गंगा सिंह ने बागडोर संभाली। उनके आने से बीकानेर का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बल्कि ये तो सीधे वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच गया। जरा गंगा सिंह की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का पैमाना देखिए। ये किसी भी रियासती शासक के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। चीन के बॉक्सर विद्रोह से लेकर वर्साई की शांति संधि तक उन्होंने बीकानेर को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया था। और ये दस्तावेज उनकी उपलब्धियों का एक जबरदस्त सबूत है। मिलिट्री सम्मान से लेकर राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना तक हर कदम को बहुत सहेजकर दर्ज किया गया। उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि एक विरासत गढ़ी। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी 19 तोपों की सलामी थी, जिसे 17 से बढ़ाया गया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उनके ऊंचे रुतबे और ताकत का साफ साफ इशारा था। ये दिखाता है कि अंग्रेजों की नज़र में उनका कद कितना बड़ा हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनेता जो दुनिया भर में अधिकारों की बात कर रहे थे, अपने ही घर में एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाते थे। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। विदेशों में एक प्रगतिशील नेता, लेकिन बीकानेर में एक सख्त शासक। उन्होंने सुधार तो किए, लेकिन लोहे की मुट्ठी से शासन भी किया। और इस एक नीति से सब कुछ साफ हो जाता है। तिरंगा फहराना राजद्रोह माना जाता था। ये दिखाता है कि वो अपनी सीमाओं के अंदर भारत की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए किस हद तक तैयार थे। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद दुनिया एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब उनके उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह के सामने एक ऐसा फैसला था जो बीकानेर का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। महाराजा शार्दुल सिंह ने एक ऐसे समय में सत्ता संभाली जब इतिहास खुद एक करवट ले रहा था। उन्हें विरासत में एक शक्तिशाली राज्य तो मिला, लेकिन जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे ताकत दी थी, वो अब भारत छोड़ने की तैयारी में था। और यहीं पर कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। अपने पिता की विरासत से एकदम अलग हटकर शार्दुल सिंह ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने ये पक्का किया कि बीकानेर का भविष्य एक नए आज़ाद भारत के साथ है। तो अंत में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या ये महाराजा दूरदर्शी नेता थी जिन्होंने एक मुश्किल दुनिया में अपने राज्य को रास्ता दिखाया, या वो सिर्फ साम्राज्य के एजेंट थे? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच की किसी धुंधली सी रेखा में छिपी है, जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता।